नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 27 मई 2023 ईस्वी। आज का दैनिक जागरण न्यूज़पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी, मेंस और निबंध, इन सब के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, कुछ उसको समझना ज़रूरी है और वहाँ से सवाल डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगले वीक से कोशिश करेंगे कि हम लोग कुछ इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे द हिंदू होता है या इंडियन एक्सप्रेस होते हैं, इनके कुछ अच्छे आर्टिकल को जो आएंगे उसको हम लोग ज़रूर इंक्लूड करें। आर्टिकल को कम से कम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगा तो उसको ज़रूर कोशिश करेंगे। और जो मैं आपको सवाल बताऊंगा कम से कम उसको खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। चेक करने का तो अभी पॉसिबल नहीं है, मैं चेक नहीं करता हूँ अभी, और उसको लिख के खुद से देखने की कोशिश कीजिए कि आप लिख पाते हैं कि नहीं। मूल रूप से किस पर फोकस करना है कि आपकी सोच और समझ बढ़ रही है कि नहीं, क्योंकि सवाल बहुत सारे ऐसे आएंगे जो किताब कॉपी से उठाकर नहीं पूछे जाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट से नहीं होते हैं, वो सामान्य समझ के सवाल होते हैं और उसके आधार पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे और उसी के आधार पर आप बिल्ड करके लिख सकते हैं। जैसे इस बार के अगर हम लोग निबंध की बात करें तो निबंध में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे बहुत ही टफ निबंध पूछा है, यूपीएससी का निबंध पूछा है। यूपीएससी का निबंध नहीं पूछा था, यूपीएससी का निबंध पूछता तो यूपीएससी लेवल का होता है। जो लोग भी ये बोल रहे थे कि यूपीएससी लेवल का निबंध पूछा, उन्होंने कभी यूपीएससी का पेपर शायद नहीं देखा है। तो यूपीएससी लेवल का निबंध नहीं था। जब मैंने निबंध को एक्सप्लेन किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है, उस निबंध को बता रहे थे उन्होंने कि मैंने लिखा है और अच्छा लिखा होगा। बहुत सारे लोगों ने लिखा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, निबंध में बस एक हिंट चाहिए होता है कि हाँ भाई इस दिशा में लिखना है। निबंध का मूल भावना ये है। तो वो कैसे आगे बढ़ता है, फिर आपकी अपनी समझ पर बनती है कि आपका समझ कितना है, सब्जेक्टों का अध्ययन आपने कितना डीप में जाकर किया है, आप हिस्ट्री कितना अच्छा जानते हैं, कल्चर कितना अच्छा जानते हैं, इसके आधार पर होता है। आज ही मैं आपको एक जीएस का और निबंध का एक आंसर दूंगा जिसको आपको लिखने की कोशिश करना है खुद से। शुरू करते हैं आज के न्यूज़ से। सेंगोल को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है कि सेंगोल सच है झूठ है वगैरह वगैरह। देखिए, सेंगोल के बारे में आप सभी को बता दिया था मैंने। ये तमिलनाडु के एक शैव मठ से इजाज़त लेकर सेंगोल राजदंड को कहते हैं। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये क्या होता है, एक प्रतीकात्मक सत्ता का हस्तांतरण का स्वरूप होता है। कांग्रेस पार्टी बोल रही कि सत्ता हस्तांतरण का स्वरूप नहीं था, भाजपा बोल रही कि था। पंडित नेहरू को नहलाया गया था पवित्र पानी से। पंडित नेहरू जी बड़े नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने भी इन चीज़ों को स्वीकार किया कि हाँ ठीक है, जब लोगों की श्रद्धा है इसमें तो उन्होंने स्वीकार किया, हंसी खुशी स्वीकार किया था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उनको पवित्र तंजौर के पानी से नहलाया गया था और वहीं के शैव मठ से उस सेंगोल को लाया गया था। और सेंगोल पर नंदी की तस्वीर बनी हुई है, नंदी की मूर्ति बनी हुई है। नंदी किसका है, शक्ति और न्याय का प्रतीक होता है नंदी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सेंगोल के बारे में बता चुका हूँ। चोल साम्राज्य की परंपरा थी, ये कहाँ की थी, चोल साम्राज्य की परंपरा थी। चोल साम्राज्य में जब सत्ता हस्तांतरण होता था एक राजा से दूसरे राजा में, तो उसका प्रतीक था ये। अब उसको लेकर जो विवाद हो रहा है ना बंधुओं, हमें इसमें नहीं पड़ना है, हमें इसका ज़रूरत ही नहीं है। ये अपना ये लड़ेंगे कटेंगे इनका है। हम लोगों का क्या है कि सेंगोल क्या होता है, राजदंड क्या है, किस इतिहास से जुड़ा हुआ, किस संप्रदाय से, तो शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। शैव को क्या कहा जाता है, नैनार कहा जाता है। नैनार, नैनार कहा जाता है। कुछ नैनार अगर पंडितों के नाम, मतलब नैनार भक्ति संतों के नाम अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि नैनार भक्ति संतों के नाम कई बार पूछे गए हैं। और अलवार किन को कहा जाता है, अलवार कहा जाता है विष्णु भक्त को अलवार कहा जाता है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब शंकराचार्य जी किस में आएंगे, तो शंकराचार्य जी को आप रख सकते हैं नैनार में। शिव पूजक थे, लेकिन नैनार भक्ति संत अलग है। दक्षिण भारत का ये शैव और विष्णु आंदोलन है। इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। ओके, आगे बढ़ें। अगला न्यूज अपने बड़े काम का है। वो क्या है कि सामान्य रहेगा मानसून, मगर जून में कम हो सकती है वर्षा। चौमासा होता है जिसको क्या कहते हैं, चौमासा। 4 महीना होता है भारत में, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये क्या होता है, इसको चौमासा कहा जाता है। मुख्य रूप से बरसात का पूरा मौसम इसी को कहते हैं, चौमासा कहते हैं ना। अब आपको सवाल क्या मैं दूंगा, मानसून वगैरह आपको मैं बता चुका हूँ और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून आती है, कहाँ से आती है, मेडागास्कर के पास एक द्वीप है जहाँ से हवाएं चलनी शुरू होती हैं भारत की तरफ। और 2 तरीके की होती हैं, एक होता है अरब सागर, एक कौन सा होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून 2 भागों में बढ़ जाती है। एक होता है अरब सागर की शाखा और दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। बिहार में किस शाखा के कारण वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण वर्षा होती है। और पश्चिमी तट पर कौन सी शाखा वर्षा करवाती है, तो ये अरब सागर की शाखा होती है जो पश्चिमी तट पर सबसे अधिक वर्षा करवाती है। भारत का केरल राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा करवाती है, मानसून सबसे पहले वर्षा करवाती भारत के केरल राज्य में। इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे आप लोग, केरल राज्य में। ओके, और मानसून, आपको सवाल क्या लिखना है आज,
मानसून हमारी संस्कृति को किस प्रकार से प्रभावित करती है? कल्चर। पूरे भारत के कल्चर को मानसून प्रभावित करती है, वर्षा प्रभावित करती है पूरे भारत के कल्चर को, संस्कृति को। मानसून हमारी संस्कृति को किस प्रकार से प्रभावित करती है? ध्यान में रहे, मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूँ, संस्कृति। इसको आपको लिखने की कोशिश करना है। संस्कृति में क्या आता है भाई कि हमारे गीत संगीत, गीत संगीत हो गया, नृत्य, साज सज्जा। देखा होगा ना, बरसात मौसम में कुछ विशेष तरह के साज सज्जा की चीज़ें पहने जाती हैं। वर्षा आती है तो वर्षा पर आधारित कितने गीत लिखे गए हैं, कविता, फिल्म, ये सब क्या है? विवाह। माइथोलॉजी, माइथोलॉजी मतलब हो गया रामायण, महाभारत। कई सारे लोग इसको हिस्ट्री भी क्लेम करते हैं, तो अच्छी बात है, वो अपनी अपनी श्रद्धा होती है। सामान्य बोलचाल की भाषा माइथोलॉजी उसको कहा जाता है। रामायण, महाभारत हमारे इतिहास को किस प्रकार से प्रभावित करती है? इतिहास लेखन में मुख्य रूप से कहते हैं। इन सब चीज़ों को किस में माना जाता है? कल्चर माना जाता है। हमारे वेशभूषा, खान पान, इन चीज़ों को कैसे प्रभावित करती है मानसून? इसको आपको सोच कर लिखना है। कहीं भी नहीं मिलेगा, ढूंढने पर मिल जाए कहीं गूगल पर तो वो अलग चीज़ है। खुद से सोचकर लिखिएगा कि किस प्रकार, सोचिए ज़रा बैठकर, बरसात जब आती है तो किस प्रकार से हमारे वस्त्र पर फर्क पड़ता है। देखा होगा बहुत सारे पर्व त्यौहार होते हैं जिसमें हरी साड़ियाँ, हरे चूड़ियाँ, इन सब की प्रचलन बढ़ जाते हैं। हमारे क्षेत्रों में कम से कम होता ही है, मिथिलांचल के क्षेत्रों में। सब जगह खान पान में बदलाव आ जाता है, पहनावा ओढ़ावा में बदलाव आ जाता है। धान लगाते समय बहुत सारे जगह पर रहीम करीम के दोहे पढ़े जाते हैं, गीतें गाई जाती हैं पूरे भारत के अलग अलग भागों में। उसको आपको सर्च करना है और सर्च करके एक पूरा का पूरा निबंध के जैसे लिखना है कि मानसून हमारी संस्कृति को कैसे प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? यहाँ से आपके पीटी फैक्ट बनेगा। मेंस एग्जामिनेशन में, मेंस में आप GS2 में जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डेटा सुरक्षा संबंधी चीज़ों को लिखेंगे तो वहाँ पर आप उदाहरण के तौर पर इसको उपयोग करेंगे। क्या है? एक दाम नाम का एक रैंसमवेयर आया है, फिर से दाम नाम है इसका, दाम। क्या है इसका नाम? दाम। ओके। क्या है कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, ये किस मंत्रालय के तहत काम करती है? तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करती है। इसने क्या बोला है? मालवेयर वायरस दाम को लेकर अलर्ट जारी किया है, जो एंड्रॉयड फ़ोन को निशाना बना रहा है। आपका फ़ोन एंड्रॉयड होगा, कुछ लोग iOS भी यूज करते होंगे। एंड्रॉयड क्या है भाई? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका? फ़ोन का। किस कंपनी ने बनाया है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को? इसको बनाया है गूगल ने। गूगल ने बनाया इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। iOS क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का। किस कंपनी ने बनाया है? तो एप्पल ने बनाया, ये भी फ़ोन का ही है। ओके। और लैपटॉप वगैरह जो एप्पल के मैकबुक आते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। एंड्रॉयड किस में उपयोग होता है? मुख्य रूप से आपका जो फ़ोन होगा, अगर एप्पल नहीं होगा तो उसमें एंड्रॉयड ज़रूर होगा, उसी में जो एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट। विंडो जो आप यूज़ करते हैं, जैसे अभी विंडो 12, विंडो 11, इस तरह के जो नए नए संस्करण, विंडो विस्टा यूज़ किया होगा, विंडो XP यूज़ किया होगा, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ये भी पूछ लेगा कि निम्न में से कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में बताइए। अगले पर चलते हैं। क्या बोल रहा है कि दाम से लेकर अलर्ट जारी किया है। यह वायरस कॉल रिकॉर्डिंग, देखिए क्या क्या करता है? कॉल रिकॉर्डिंग, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, कैमरा के संवेदनशील डेटा को सेंध लगा सकती है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-इन ने एंड्रॉयड यूजर्स को बचने के लिए सतर्क रहने का सुझाव दिया है। CERT-इन ने कहा है कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस वायरस में फ़ोन की सिक्योरिटी चेक को बाईपास करने की क्षमता देखी गई है। मतलब फ़ोन जो किसी भी वायरस, किसी भी कुछ भी आप डाउनलोड करते हैं ना फ़ोन में, कुछ भी चीज़ आपके फ़ोन में आता है ना, तो फ़ोन क्या करती है? जैसे आपने ये आपका फ़ोन में कोई भी चीज़ इंटरनेट से या कहीं से भी आप डाउनलोड करते हैं तो बीच में एक फायरवॉल लगा होता है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जिसके बाद ही कोई चीज़ फ़ोन में स्टोर होता है या कहीं पर भी जाता है। लेकिन ये वायरस क्या है? ये फायरवॉल को क्रॉस करके चली जाती है। ये फायरवॉल का नहीं रोक पाती है इस वायरस को, इसलिए भी और भी ज़्यादा खतरनाक है। क्या नाम है इसका? दाम नाम है इसका। यह वायरस किसी फ़ोन के डेटा को करप्ट कर उसमें रैंसमवेयर भी एक्टिवेट कर सकती है। रैंसमवेयर क्या होता है भाई? आपके पूरे फ़ोन को लॉक कर देगी, पूरे फ़ोन पर अपना अधिकार कर लेगी। आपको बोलेगी कि इतना पैसा जमा करो या इतना क्रिप्टो करेंसी जमा करो, तब आपका फ़ोन आपको मिल पाएगा, या सारा डेटा आपके फ़ोन का चुरा लेगी। सेंसिटिव डेटा होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बैंक रिलेटेड डेटा हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को चुरा सकती है। फिर आपसे पैसा लेकर आपको बोलेगी ये रहा आपका डेटा, तो उसी को रैंसमवेयर कहा जाता है। ओके।
ऐसी स्थिति में फ़ोन के डेटा के बदले फिरौती की मांग किया जाता है। यह वायरस सबसे पहले एंटीवायरस और बाकी सिक्योरिटी सिस्टम से बचने की कोशिश करता है। मुख्य रूप से इसमें यही था। क्या नाम है इस वायरस का? इस वायरस का नाम है दाम। इस संबंधी काम कौन सा मंत्रालय करता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। कौन सा विभाग? CERT इन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। ओके, इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। ओके, आगे बढ़ें हम लोग। और किसको प्रभावित कर रहा है? मुख्य रूप से एंड्रॉयड को प्रभावित कर रहा है। एंड्रॉयड किसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो अपने मोबाइल फ़ोन का होता है। iOS किसका होता है? एप्पल के मोबाइल फ़ोन वगैरह का होता है iOS। ओके, विंडो किसका होता है? तो जो आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हो सामान्य तौर पर उसमें विंडो ही होता है। वैसे लाइनेक्स वगैरह, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सब भी हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं आपका कुतुब मीनार से संबंधित। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो कुतुब कॉम्प्लेक्स कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें कुतुब मीनार एक हिस्सा है। इसमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी है, अलाई दरवाज़ा भी है उस पूरे कैंपस में। अब इस पर हम लोग बात करते हो क्या रहा है। आगरा के ताजमहल में हुए संरक्षण कार्य के अनुभव के आधार पर कुतुब मीनार परिसर स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने निर्माण करवाया था? इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। 1206 ईस्वी में उसका राज्यारोहण हुआ था, 1206 में हुआ था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आर्च में संरक्षण कार्य शुरू किया गया है। ये उसका आर्क है, इसी में संरक्षण कार्य शुरू किया गया है। और कहाँ पर शुरू किया गया? तो कुतुब कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर है ये? अपने दिल्ली में है ये कुतुब मीनार वगैरह। इसके तहत बारीक कारीगरी वाले टूट चुके या गायब हो चुके पत्थरों को बदलने के लिए नया तरीका अपनाया जा रहा है। इसके लिए कारीगरों के साथ साथ पेंटर की मदद भी ली। इस स्मारक में इस तरह के 70 वर्षों के बाद हो रहा है। ठीक है, दिल्ली के विजुअल आर्टिस्ट पेंटर हिमजू रहमान भी सेवाएं दे रहे, ये सब इसमें था। अब इसमें मूल रूप से है कि अपने काम की चीज़, उस पर आ जाते हैं। कुतुब कॉम्प्लेक्स है, इसको पुराने ज़माने में डेहली भी कहा जाता था। ओके, यहाँ पर कुछ मस्जिद भी हैं जो किस पर बनाया गया है। सबसे पहले कुतुब मीनार जो है, यहाँ पर इससे पहले विष्णु मंदिर हुआ करता था। आप अभी भी जाएंगे कुतुब मीनार में तो वहाँ पर आपको घड़ी घंटा, मैं गया था, मेरे पास फ़ोटोज़ अभी तो नहीं दिखा सकता मैं, नहीं तो आपको मैं दिखा देता। वहाँ पर शंख, उसके बाद से घंटी इनका है। भगवान की मूर्तियाँ भी हैं छोटी छोटी, जैसे आपने देखा होगा ऐसे इतना बड़ा पत्थर है, इस पर भगवान की मूर्तियाँ हैं। जैन धर्म से संबंधित, वैष्णव धर्म से संबंधित गणपति भगवान की भी मूर्तियाँ एक सीढ़ी के बगल में है, पैर के पास है। वो बड़ा ही अपमानित करने वाला जगह है, वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ भी दिखती हैं। इसका क्या प्रमाण मिलता है? इससे ये सिद्ध होता है कि पहले यहाँ पर क्या था? विष्णु मंदिर था। विष्णु मंदिर से पहले क्या था? यहाँ पर जैन मंदिर था। जैन मंदिर जो था और विष्णु मंदिर था, उसको तोड़कर क्या बनाया गया था? उसको तोड़कर बनाया गया था ये मस्जिद। क्या नाम है उसका? मस्जिद का नाम क्या है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद नाम है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसको किसने निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था इसका, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहाँ पर है? ये अजमेर में है। ये भी एक मस्जिद है, यहाँ पर मैं गया हुआ हूँ, छोटा सा ही मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं कि इसको 2.5 दिन में बनवाया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अजमेर वाला 2.5 दिन का झोपड़ा पता चल गया। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में और क्या है? एक अलाई दरवाज़ा है। अलाई दरवाज़ा क्या है? ये दरवाज़ा बना हुआ है जिसमें 4 एंट्री गेट हैं, 2 3 4 एंट्री गेट हैं। इस पर गुंबद है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। गुंबद है इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गुंबद बड़ा ही खूबसूरत है इसका, और इसको बहुत सारे इतिहासकार जो हैं जिन्होंने इसको क्या बोला है, दिल्ली सल्तनत के निर्माण का नगीना कहा है इसको। इतना खूबसूरत है ये अलाई दरवाज़ा, खूबसूरत उन्होंने लिखा है। मैंने जब सामने से देखा तो मुझे लाल पत्थर के अलावा कुछ भी खूबसूरत नहीं दिखा। खैर अपनी अपनी सोच होती है। अलाई दरवाज़ा है एक यहाँ पर। दूसरा क्या है? कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लेकिन इसको पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया इसको। इसके बगल में एक छोटा सा आधा बना हुआ कुतुब मीनार है, आधा सभी छोटा बना हुआ कुतुब मीनार है, जिसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया था। ओके, इस चीज़ का पूरा ध्यान में रखेंगे। ये पूरा पूरा क्या कहलाता है? कुतुब कॉम्प्लेक्स कहलाता है। कुतुब कॉम्प्लेक्स कहलाता है ये। ओके, आगे बढ़ें, अगले न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ जो है वो किससे संबंधित है? एक तो आपको मैं योजना बताऊंगा, अटल भूजल योजना में आपको डिटेल बताऊंगा भी, और उसके अलावा गाँव में स्वच्छता और पेयजल में 9 साल में जो तस्वीर बदली है। मोदी जी सरकार के 9 वर्ष हो गए हैं, तो उसी को लेकर काफ़ी विचार विमर्श चल रहा है कि 9 साल में कौन कौन से काम हुए हैं, उन चीज़ों को लेकर। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कुछ आंकड़े हैं जो दिए हुए गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं, और वहाँ से आप क्या उपयोग करेंगे, इसको आप यूज़ करेंगे। स्वच्छता अभियान वगैरह सवाल पूछे जाते हैं, या स्वच्छता संबंधी सवाल पूछे जाते हैं, हमने क्या प्रगति की है, सामाजिक स्तर पर क्या हमने प्रगति की है, तो वहाँ पर इन आंकड़ों का आप उपयोग करेंगे। क्या लिखा है इन्होंने?
इन्होंने बहुत सारा तारीफ किया। उसके बाद क्या लिखा है, इसी क्रम में जल शक्ति मंत्रालय 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रंग सरकार के समय हुए कामों की तुलना करते हुए एक इन्होंने रिपोर्ट जैसा जारी किया। क्या बोला इन्होंने कि 2004 से 14 के बीच ग्रामीण आबादी के लिए स्वच्छता की पहली जरूरत यानी शौचालय का कवरेज केवल 39% था। 2004 से 14 के बीच में कितना था, 39% मात्र शौचालय का कवरेज था। 39% ग्रामीण घरों में ही मात्र शौचालय हुआ करते थे। 2014 में मोदी सरकार ने कामकाज संभालने के बाद से अब तक 100% कवरेज सुनिश्चित कर लिया है। गवर्नमेंट बोल रही है कि 100% घरों में शौचालय हमने उपलब्ध करवा दिया है अब तक आके। ये आंकड़ा आपके लिए पहला हो गया। कंपेयर करके लिखने में बड़ा ही अच्छे अंक मिलते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से क्या बोला इन्होंने कि 8.992 करोड़ घरों में शौचालय थे उस समय, और इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके बाद क्या बोला, न केवल कवरेज 40% से कम था बल्कि शौचालय की जियो टैगिंग की भी कोई प्रणाली नहीं थी। जियो टैगिंग का मतलब सरकार के पास इसका लोकेशन तक है कि कहाँ कहाँ पर कौन सा शौचालय है, ऐसा गवर्नमेंट क्लेम कर रही है। इतना ही नहीं, लाभार्थी का कोई वितरण भी उपलब्ध नहीं था। 2014 के बाद से 11.19 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। 11.19 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है। स्वच्छता संबंधी सवालों में ये आंकड़े आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य काम आएंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों के एग्जामिनेशन में। 2019 में ही देश पूरी तरह से ODF यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया। एक होता है ODF, एक होता है ODF प्लस। ODF में क्या होता है, शौच से मुक्त होता है। ODF प्लस में क्या होता है, वो मुक्त भी होते हैं, उसके अलावा शौच से भी मुक्त होते हैं, खुले में मूत्र से भी मुक्त होते हैं, और उनके पास इसका निष्पादन का भी तकनीक होता है गाँव के पास। मतलब अगर कोई गंदगी है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, निष्पादन करके उसको स्वच्छ चीज़ों में बदल सकते हैं, पानी अलग कर सकते हैं, वेस्ट को खाद में बदल सकते हैं। इस तरह की तकनीक भी होती है ODF प्लस में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सब माइनर बारीकियां हैं जहां से पीटी में भी सवाल बना के पूछे जा सकते हैं। कब घोषित किया गया था ODF, तो 2019 में घोषित किया गया था। ओपन डेफिकेशन फ्री होता है। ओके, मतलब कई खुले में शौच से मुक्त कब घोषित किया गया है, तो 2019 में किया गया। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसी तरह 2014 के पहले टैप वाटर कनेक्शन की संख्या महज 2.19 करोड़ थी। टैप से नल से जल कितना था, 2.19 करोड़ था। लेकिन अब तक ये आंकड़ा 9.88 करोड़ तक पहुंच चुका है। कितना, 9.88 करोड़। गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि घरों में नल से कनेक्शन हमने पहुंचा दिया है। जल जीवन मिशन इसका सबसे बड़ा योगदान है। जल जीवन मिशन जल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 2024 तक हमें हर घर तक नल से कनेक्शन पहुंचाना था। अधिकारियों के अनुसार 15 अगस्त 2019 को घोषित किए गए जल जीवन मिशन पर सही तरह से काम करके कोरोना महामारी के कारण सितंबर 2021 के बाद ही शुरू हो पाया है, और उसमें भी काफ़ी सारा बदलाव मिला है। अब है अटल भूजल योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI योजना है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग PDF से जाकर डिटेल में पढ़ लेते हैं। मंत्रालय ने क्या कहा था, मंत्रालय ने कहा कि भारत में भूजल भंडार के लगातार कम होते चिंता को दूर करने के लिए, भौम जल जो होते हैं वो कम हो रहे हैं लगातार, चिंता को दूर करने के लिए विश्व बैंक ने अटल भूजल योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए की सहायता देने की मंजूरी दी है। किसने, वर्ल्ड बैंक भी इसमें सहायक है। अटल भूजल योजना याद रखिएगा, सवाल पूछे जा सकते हैं। 2018-19 से ही चल रहा है योजना। 2018-19 की ही योजना थी अटल इनोवेशन मिशन, जहाँ से आपके GS2 में सवाल पूछा गया है इस बार। यह योजना 18-19 से 2022-23 तक 5 साल की अवधि में लागू की जानी थी। इस योजना के तहत पहचान किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्र, अब मैप पर इन क्षेत्रों को ज़रा नोट कीजिए कहाँ पर है ये रहा गुजरात, ये उसके बगल में रहा थोड़ा सा ऊपर हरियाणा, ये रहा कर्नाटक, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान और UP। यानी कि देश का ये इलाका जो है कर्नाटक और UP से लेकर ये पूरा इलाका, ये क्या है, यहाँ पर भौम जल की कमी अधिक हो गई है। इसी एरिया में हमने क्या लागू किया है, अटल इनोवेशन मिशन। देश के 7 राज्यों में वर्ल्ड बैंक की सहयोग से भौम जल को फिर से प्राप्त करने, रिचार्ज करने के लिए हमें अटल भूजल योजना को लागू किया है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं था। ये राज्य भारत के कुल भूजल के दोहन के संदर्भ 25% का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में अगर 100 लीटर पानी भौम जल से निकाले जाते हैं तो ये 7 राज्य मिलकर उस 100 में से 25 लीटर पानी निकालते हैं। इतना ज़्यादा खपत है इन राज्यों में भौम जल का। जहाँ अत्यधिक दोहन वाले, अत्यधिक जोखिम तथा कम जोखिम वाले ब्लॉक विद्यमान हैं। भारत में भूजल संसाधनों का दोहन, ये बहुत सारे रिपोर्ट दिए गए हैं। विश्व बैंक से प्राप्त निधि का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा, विश्व बैंक से मिलने वाली यह निधि राज्यों में भूजल के लिए काम करने वाले संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही भूजल को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि की जाएगी। सामुदायिक सहभागिता का मतलब क्या होता है, लोगों को हम जागरूक करके बोलेंगे कि भाई साहब
नीचे से पानी मत निकालो भौम जल से, ऐसा करो वर्षा का पानी का संरक्षण कर लो, तो जिससे क्या होगा, भौम जल का दोहन नहीं होगा। तालाब का निर्माण करेंगे, तालाब में पानी रहने से क्या होता है, भौम जल रिचार्ज होता है। ओके, योजना के बारे में, वर्ष 2016-17 में केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार योजना की घोषणा की गई। 2017 में व्यय वित्त समिति द्वारा इस योजना को बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में इस योजना को अटल भूजल योजना के रूप में पुनः नामांकन कर फिर से शुरू किया गया। इस योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। मंत्रालय पता चल गया, मंत्रालय से पीटी में सवाल पूछे जाते हैं। अटल भूजल योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी, लोगों को जोड़ कर करना है हमें। छोटे छोटे वहाँ पर जो काम करने वाले दल होंगे, छोटे छोटे जो वहाँ पर संस्थाएं होंगे, एनजीओ होंगी, लोग होंगे, उनको जोड़ जोड़ कर हमें अटल भूजल योजना को सफल बनाना है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। विश्व बैंक और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50-50 है, यानी कि 100 रुपया अगर खर्चा होगा तो 50 रुपया कौन देगा, विश्व बैंक, 50 रुपया केंद्र सरकार देगा इसमें। ओके, यह योजना गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जल की कमी वाले क्षेत्रों में प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेशों के 78 जिले, 193 ब्लॉक, 8350 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। उसके बाद से विश्व बैंक की बात की गई है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स शहर में विश्व के नेताओं का एक सम्मेलन हुआ था। विश्व बैंक और IMF, ये दोनों कहाँ से निकला है, ये निकला है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। विश्व बैंक और क्या कहा जाता है, IBRD कहा जाता है। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा यूरोप और बहुत सारा भाग तबाह हो गया था। उसी के बाद इस तरह की संस्थाओं को बनाया गया था जो पूरी दुनिया में वित्त को प्रोवाइड करा के फिर से कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दे सकें, फिर से निर्माण कर सकें, दुनिया के देशों को वित्तीय सहायता दे सकें। पहले आपको वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना पड़ेगा, तभी आप IMF का सदस्य बन सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य बन सकते हैं। वर्ल्ड बैंक किसी परियोजना में भी पैसा लगा सकता है, लेकिन IMF मुख्य रूप से देशों का बैलेंस ऑफ पेमेंट जब खराब हो जाता है तो उनको लोन देने का काम करती है। इन दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। IBRD जो है इसका एक अंग है, इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है वर्ल्ड बैंक। वैसे IBRD के 6 अंग हैं, जिसमें से एक और है मीगा, MIGA, मीगा। ये क्या करती है, गरीब देशों को ऋण देती है ये मीगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे, IBRD पता होना चाहिए। इससे जुड़े हुए सवाल हर लगभग में दूसरे तीसरे एक साल में PT एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि IBRD और IMF ये सब प्रमुख संस्थान हैं दुनिया के जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन में। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। मुख्य रूप से मुझे ये योजना समझाना था, ये योजना समझ में आ गया होगा। अटल भूजल योजना, 7 राज्य का नाम याद रहेगा, 7 का किस क्षेत्र में है ये भी याद रहेगा। ऐसे भारत बना दीजिए, इस पूरे क्षेत्र में है ये सारे राज्य। ओके, आज के न्यूज़ में क्या था इसके बारे में, इसके बारे में था कि 7 राज्यों में पानी कमी वाले अटल भूजल योजना को 2025 तक, अगले 2 साल तक और भी जारी रखा जाएगा। 2023 तक इसकी समयावधि थी, 2 साल इसकी समयावधि और भी बढ़ा दी गई है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, दबा दीजिए। थोड़ा सा लाइक का क्या जा रहा है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नए हैं तो शेयर कर दीजिए वीडियो को जहाँ भी संभव हो सके। कोई अच्छे स्टूडेंट होंगे जिनको काम में आ जाएगा, थोड़ा सा पढ़ने लिखने की चीज़ है ना। एक रिपोर्ट क्या बोलूँ, एक विज़न तैयार किया गया है, इंडिया @2047। इसका बुक अगर आ जाता है PDF में तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर पढ़ कर जाइए। कहाँ पर उपयोग करेंगे, मेंस एग्जामिनेशन में। जैसे इंडिया @2022 करके आया था, और नीति आयोग का 15 ईयर प्लान या 30 ईयर प्लान करके था, ऐसे ही देखो ना, मैं भूल रहा हूँ। उसका जो PDF था उसमें से आप बहुत सारा कंटेंट उठा के कहाँ पर डाल सकते हैं, मेंस एग्जामिनेशन के आंसर में, कि इंडिया @27 हमने एक लक्ष्य रखा है कि हमें ये काम करना है। इंडिया @27 में हमने स्वास्थ्य के क्षेत्रों में ये लक्ष्य रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दूसरा लक्ष्य रखा है, उसके बाद से सामाजिक स्तर के लिए तीसरा लक्ष्य रखा है, महिलाओं के लिए चौथा लक्ष्य रखा है। तो वो लक्ष्य अगर 2-4 भी पता होंगे तो आप निबंध में, GS2 के आंसर राइटिंग में, वहाँ पर आप भरपूर मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। किसका है ये, नीति आयोग का है। ओके, क्या है, 8 मुद्दों पर फोकस रहेगा ये। मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा। नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है आज। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग में, और राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप गवर्नर, और जो शासक होते हैं जैसे पंडिचेरी के, तो वो भी इसमें शामिल होंगे। ओके, और प्रधानमंत्री जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। देश के विकास की रूपरेखा को तय की जाती है इसमें नीति आयोग की बैठक में। नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल में शनिवार को होने वाली बैठक में इस बार विकसित भारत के रोड मैप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि थीम रखा है बैठक में,
देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों को भी आमंत्रित किया गया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इस बैठक की थीम विकसित भारत @2047। कहाँ पर आयोजित? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान ध्यान रखिएगा। थीम क्या है? विकसित भारत @2047। 100 साल जब हमारा पूरा होगा तब। नीति आयोग के मुताबिक बैठक में विकसित भारत का रोड मैप तैयार करने के लिए 8 प्रमुख मुद्दों पर फोकस किया गया है। इसमें है MSME। इन 8 को नोट कीजिएगा। पहला कौन सा है? MSME। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर व निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तीसरा क्या है? नियमों को कम करना, मतलब जो बहुत ज़्यादा कानूनी झंझटें हैं, रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनको कम करना। चौथा क्या है? महिला से संबंधित है। चौथा क्या? महिला सशक्तिकरण। चौथा क्या है? महिला सशक्तिकरण। पांचवा क्या है? स्वास्थ्य व पोषण। छठा क्या है? कौशल विकास। इन सबको आंसर राइटिंग में यूज़ करना है बंधु। सातवां क्या है? गति शक्ति। गति शक्ति सातवां है। गति शक्ति सातवां है। वह सामाजिक बुनियादी ढांचे का विकास सातवां था। आठवां क्या था? आठवां था सामाजिक बुनियादी ढांचे का विकास। पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये 8 क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। @2047 रिपोर्ट है। बैठक हो रही है इंडिया @2047। नीति आयोग के सहयोग से 2047 तक हमें इन 8 क्षेत्रों पर काम करना है खूब अच्छे से, जिससे हमारा भारत विकसित हो जाए। 2047 तक डेवलप्ड कंट्री हम बन जाए। ओके। उसके बाद से क्या बताया गया? जहां 8 प्रमुख मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जाएगी और प्रमुख 8 मुद्दों में संबोधित विशेषज्ञ, शिक्षाविद, इन सबकी मदद ली जाए। नीति आयोग का मानना है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाला देश है, तो हमें ये सब काम करना पड़ेगा। बाकी बहुत सारे लोगों ने बहिष्कार किया है, हमें इस पर नहीं जाना है। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। इंडिया विकसित भारत @2047 ये थीम है, इसका ध्यान में रखेंगे। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक प्रगति मैदान दिल्ली में हो रही है। अगला क्या है? अगला पीटी फैक्ट है आपका कि G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर हुई है? तो ऋषिकेश में हुई है, उत्तराखंड में। G20 एंटी करप्शन क्या बोला मैंने? एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर हो रही है? तो ऋषिकेश में हो रही है। और इस फैक्ट में कुछ भी नहीं है। G20 से जुड़े हुए 100 से ज़्यादा सम्मेलन होंगे भारत में, कितनों को आप याद रखेंगे? ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ क्या है? 6 अफ्रीकी देशों के छात्राओं को भी मिलने लगी है साइकिल। बिहार गवर्नमेंट ने नीतीश कुमार जी की जब गवर्नमेंट आई थी शुरू में 2004-5 के बाद, 4 के बाद, उस समय उन्होंने महिलाओं छात्राओं को 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं 10 के छात्राओं को साइकिल देना शुरू किया था। वो योजना बहुत ही कारगर थी, बहुत ही अच्छी थी। बहुत सारी लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू किया था, है ना, उस समय। तो इस योजना की सबने तारीफ़ की, UN ने भी तारीफ़ की। और इसी योजना को, बिहार सरकार के योजना को कहाँ पर लागू किया जा रहा है? तो दुनिया के बाकी देश, जाम्बिया जो है अफ्रीका में, योजना वहाँ पर शुरू किया गया है। अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोध के बाद UN ने ये निर्णय लिया कि बिहार की योजना को अफ्रीका के देश में हम क्यों न लागू करें, क्यों न वहाँ पर साइकिल दिया जाए। एजुकेशन में बूम आया भाई, महिलाएं घर से निकलकर साइकिल से स्कूल जाती थी। इसका प्रचार प्रसार खूब किया और अच्छी योजना थी, निसंदेह अच्छी योजना थी, इसमें कोई बुराई की बात नहीं थी, ज़रूरी होता है। बिहार में स्कूल छात्राओं को ये आप कहाँ पर यूज़ करेंगे? एग्जाम्पल देने में। और ये भी पीटी में भी तो पूछ सकता है, किस देश में लागू किया गया बिहार के साइकिल के तर्ज पर योजना को? तो जाम्बिया में लागू किया गया है। सरकार द्वारा निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराने के सकारात्मक प्रभाव का लाभ 6 अफ्रीकी देशों की बेटियों को भी मिला है। और 6 अफ्रीकी देश हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बिहार के तर्ज पर जाम्बिया में छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराई गई है। इस पर अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न विश्वविद्यालय ने शोध करा। विश्वविद्यालय में नामांकन उपस्थिति वृद्धि को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने देशों का नाम नोट कीजिएगा: घाना, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, मालावी और माली की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल देने के लिए $3.6 बिलियन की राशि उपलब्ध करवाई है। आपको क्या करना है? मैप पर जाके इन देशों को भी देखना है, इनके राजधानी को देखना है कि राजधानी कहाँ है भाई इनका, इन सभी देशों का। एक बार तो राजधानी देखिए लीजिएगा और इसको आंसर राइटिंग में यूज़ कीजिएगा कि बिहार सरकार की ये योजना जो आई थी, इसको हमने देखा कि UN ने रिकमेंड किया इन 6 देशों में लागू करने के लिए। बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिहार में छात्राओं को साइकिल देने की योजना 2007 से 8 में शुरू हुई थी। 2013 में एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के IGC बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार के मुख्यमंत्री बालिका योजना के प्रभाव पर एक शोध किया गया था। ओके, यह योजना शिक्षा में लैंगिक अंतर को कम करने, महिला सशक्तिकरण की जब भी आप बात करेंगे तो आपको जब जेंडर गैप दिखता है एजुकेशन में, बिहार में महिलाएं 51% महिलाएं मात्र साक्षर हैं। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार से, काफ़ी रिपोर्ट पुराना हो गया, नया रिपोर्ट आएगा तो पता चल जाएगा। पुरुष 71% साक्षर हैं।
ये 20% का गैप और भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। महिला पुरुषों में एजुकेशन के गैप की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि जो शिक्षा में लैंगिक गैप था, जेंडर गैप था एजुकेशन में, वहाँ पर इस योजना ने बड़ा कारगर भूमिका निभाई और महिलाओं को स्कूल जाने की जो उनकी संख्या थी वो बढ़ गई। ओके। और बहुत सारे स्कूल ड्रॉप आउट कर देते थे। 9वीं 10वीं का हाई स्कूल दूर होता था घर से, हाई स्कूल दूर होता है सामान्यतः, मेरे गांव में है हाई स्कूल, लेकिन बाकी गांव के दूर दूर से बच्चे आते थे वहाँ पर पढ़ने के लिए। तो लड़के तो साइकिल पर चढ़ के चले जाएंगे, लेकिन लड़कियों का जाना थोड़ा सा कठिनाई होता था और इस योजना ने उसमें बड़ा ही मदद किया था। उन्होंने बताया कि 2017 में अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में भी ये प्रकाशित हुआ था और 27% बढ़ी है उपस्थिति। अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीतीश प्रकाश ने बताया कि अफ्रीकी देश जाम्बिया में बिहार मॉडल के हस्तक्षेप के 1 साल बाद स्कूल में लड़कियों की अनुपस्थिति 27% बढ़ी है। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ये। देर आने के मामले में 66% की कमी हुई है। देर आने के मामले में 66% की कमी हुई है। ये सब शोध के रिजल्ट है। ये सब क्या बता रहा हो भाई, कहानी थोड़ी ना है। आंसर राइटिंग में उपयोग करना है, इसको ऐसे में उपयोग करना है। लैंगिक वाले ऐसे पूछे जाएं, महिलाओं वाले पूछे जाएं, सशक्तिकरण वाले पूछे जाएं, तो वहाँ पर इसको चेप दीजिएगा रिपोर्ट को, हो गया। दूसरे राज्यों में भी लागू किया, योजना को लागू किया। प्रोफेसर नीतीश प्रकाश ने बताया बिहार के संदर्भ में शोध में ज्ञात हुआ कि योजना ने किशोरियों को चुनौती का प्रभावी ढंग से समाधान के लिए प्रेरित किया। चुनौतियों में स्कूल जाते समय लड़कियों को, तो उसके बाद योजना को देखकर एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड आदि राज्यों में भी इसको लागू किया गया था। कहाँ कहाँ पर? एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड में भी इसको लागू किया गया था। ओके, पूरा क्लियर हो गया। 6 देश पता चल गए, उनकी राजधानी आप नोट कर लेंगे। अगले पर चलें। अगला क्या है कि उत्तर प्रदेश के नरोड़ा में खोजा गया दुनिया का सबसे पुराना बरगद। इसमें बस यही है। ये देखो प्रयागराज के वैज्ञानिकों का प्रयास रंग लाया है और ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के नरोड़ा स्थित बरगद का पेड़ है जिसकी उम्र 500 वर्ष आंकी गई है। तो पीटी में इस तरह के फैक्ट बड़ा ही अजीब तरीके का पूछता है बीपीएससी, अब तक तो पूछा है उसने। तो कहाँ पर खोजा गया है? तो नरोड़ा, उत्तर प्रदेश। वहाँ पर क्या खोजा गया है? 500 साल पुराना बरगद का पेड़ खोजा गया है। तो यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। ये जो टॉपिक है ये VVI टॉपिक है। यूपीएससी इस पर जुड़े हुए मेंस में एक सवाल पूछ चुकी है, आपसे भी पूछा जा सकता है। क्या है इस टॉपिक में? अगर फुर्सत मिले तो दैनिक जागरण इसको खुद से भी पढ़िएगा। इन्होंने बताया कि इस टॉपिक में किस पर बात है? भारतीय द्वीप समूह का सामरिक महत्व। भारत के पास 2 तरीके के द्वीप समूह, एक है आपका अरब सागर में, जो किससे निर्मित है? जो प्रवाल भित्ति से निर्मित है। प्रवाल भित्ति से निर्मित है। लक्षद्वीप समूह जिसको कहा जाता है, लक्षद्वीप समूह पर पूरा का पूरा। दूसरा कौन सा अपने पास है? दूसरा है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में है, जो अराकान योमना यानी कि हिमालय का ही भाग है वो द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में सारा पानी हटा दो तो आपको जहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिख रहा है वहाँ पर पहाड़ी दिखेंगे, पहाड़ का चोटियाँ हैं, पहाड़ है वो पूरा का पूरा पहाड़ के ही श्रेणियाँ हैं। ये कौन से हैं? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन्होंने बोला है कि भारत के जो द्वीप समूह हैं बहुत ही ज़्यादा सामरिक रूप से इंपॉर्टेंट जगह पर हैं, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद से हमने क्या किया? इनको इग्नोर कर दिया। हमने इनका डेवलपमेंट नहीं किया। हमने बोला कि भाई वहाँ पर जनजातीय लोग रहते हैं, उनको रहने दो, हम उसका डेवलपमेंट क्यों करें? हमारा क्या मतलब? मुख्य भूमि से हमें केवल मतलब रहा। हमने तो नॉर्थ ईस्ट तक का डेवलपमेंट नहीं किया। अब रेलगाड़ियाँ पहुँच रही हैं नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में, दुर्भाग्य देखिए 75 वर्षों के बाद। तो इन्होंने बोला है कि वो सामरिक रूप से इंपॉर्टेंट है और उसको डेवलप किया जाना चाहिए। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए है, मैं आपको ले जाऊँगा, अभी दूसरे वेबसाइट पर लेकर जाऊँगा। इन्होंने बताया कि ट्रांसशिपमेंट हब दुबई, इंडोनेशिया के, इन्होंने सिंगापुर का एग्जाम्पल दिया कि ये सब भी तो द्वीपीय देश ही थे, छोटे छोटे थे, द्वीप है छोटा छोटा, लेकिन उसको शिपमेंट का हब बना दिया इन देशों ने। और इन देशों की पूरी की इकोनॉमी किस पर क्रिएट है? तो इन्हीं ट्रांसशिपमेंट के आधार पर इनकी इकोनॉमी बूम कर गई। तो हमारे पास भी तो निकोबार था जो मलक्का की जल संधि के पास में भी है। हमारे पास भी लक्षद्वीप था जो आपको तेल ले जाने वाले प्रमुख मार्ग पर स्थित है। तो हमने क्यों नहीं उसको डेवलप किया? हम उसको अगर डेवलप कर लेते तो हमारा भी इकोनॉमी और भी ज़्यादा बूम कर जाता। अब मैं चलता हूँ नीति आयोग ने जो इसके लिए कार्यक्रम चलाया है वहाँ पर। ये दृष्टि का वेबसाइट है। ग्रेट निकोबार द्वीप में विकास परियोजनाएं चल रही हैं उसके बारे में। ग्रेट निकोबार द्वीप आपने देखा ही होगा, नीचे है अंडमान निकोबार में, ये अंडमान है, उसके बाद से निकोबार द्वीप में ग्रेट निकोबार द्वीप पर विकास योजनाएं चल रही हैं। हम उसको डेवलप कर रहे हैं, हम उसको सिंगापुर और हांगकांग जैसे शहर बनाने की सोच रहे हैं। ओके, मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन, पर्यावरण वगैरह का आंकलन वहाँ पर जारी किया गया था। पर्यावरण ने बोला कि ठीक है भाई बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ठीक है। अब आ जाते हैं मुख्य रूप से परियोजना पर। नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार 72,000 करोड़ रुपए की एकीकृत इंटीग्रेटेड परियोजना की शुरुआत की है। किसने? नीति आयोग ने। उसने बोला कि इतने दिन से खाली पड़ा हुआ है, हमने उपयोग नहीं किया, ये तो सोना है हमारे लिए। जिसने एक मेगा पोर्ट
एक पोर्ट बनाया जाएगा बहुत ही बड़ा। किसका पोर्ट होगा भाई? तो वो जहाज़ का पोर्ट होगा, बंदरगाह। एक हवाई अड्डा परिसर, 130 वर्ग किलोमीटर विस्तृत शहर, सौर और गैस आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। पावर प्लांट, एक पूरा शहर, एक हवाई अड्डा और एक क्या किया जाएगा? बंदरगाह का निर्माण करेंगे। शहर के लिए बेसिक यही चाहिए। एक बार जब ये सब चीज़ें साथ शुरू हो जाएंगी तो लोग खुद ब खुद वहाँ पर जाकर घर खरीदने लग जाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड परियोजना का प्रस्तावक है। पारिस्थितिक विज्ञानी और शोधकर्ता इस परियोजना के बारे में एक साल से अधिक समय से चिंता जाहिर कर रहे हैं। बहुत चिंता जाहिर करते हैं पर्यावरण को लेकर और खुद घर में एसी चला कर बैठते हैं। EIA रिपोर्ट से संबंधित मुद्दे क्या है? गलत या अधूरी जानकारी। द्वीप का क्षेत्रफल 1045 वर्ग किलोमीटर के रूप में वर्णित है, जबकि ये 910 वर्ग किलोमीटर आंकड़ा ही है इसका। ओके, उसके अलावा समुद्री कछुआ और बहुत सारे जीव, बहुत सारे प्लैंकटन, ये सब यहाँ पर निवास करते हैं, पक्षी वगैरह निवास करते हैं। देखो हमसे नहीं पूछेगा ये, हमसे क्या पूछेगा कि ग्रेट निकोबार के लिए इंटीग्रेटेड परियोजना किसने शुरू किया है? तो नीति आयोग ने शुरू किया है। 72,000 करोड़ रुपए की मदद से शुरू किया। इसका क्या फ़ायदा होगा, बेनिफिट क्या होगा, ये आपको बताना है। बेनिफिट क्या होगा? पोर्ट ऑफ कॉल के तौर पर इसको विकसित करते हैं। पोर्ट ऑफ कॉल क्या है? जैसे होनोलुलु नाम सुना आपने, ये कहाँ पर है? तो ये हवाई द्वीप समूह में है, जहाँ पर जब जहाज़, पानी के जहाज़ लंबी दूरी तय करते हैं तो वहाँ पर रुकते हैं, खाना पानी के लिए, तेल के लिए, ईंधन के लिए रुकते हैं और उसके लिए बदले में भारी मात्रा में पैसा पे करते हैं वहाँ के लोगों को। तो पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में विकसित कर सकते हैं। इकोनॉमिक हब के रूप में विकसित कर सकते हैं। सामरिक रूप से इसको सैन्य दृष्टि से भी मजबूत बना सकते हैं। हिंद महासागर पर हमारी पकड़ को और मजबूत करेगा। दुनिया के देशों के लिए एक निवेश का संसाधन बन सकता है। जैसे सिंगापुर है, जैसे हांगकांग है, जैसे दुबई है, वैसे ही हम इसको डेवलप कर सकते हैं। पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप कर सकते हैं। इको टूरिज्म के रूप में डेवलप कर सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी के रूप में डेवलप कर सकते हैं इसको। ये सब क्या है? बेनिफिट हैं। चिंताएं क्या है? पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है और वहाँ के कुछ स्पीसीज़ को नुकसान पहुंच सकता है। इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। कौन डेवलप कर रहा है? तो नीति आयोग डेवलप कर रहा है। इंटीग्रेटेड द्वीप जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है 72,000 करोड़ की मदद से। ओके, अगले टॉपिक पर चलें। इसी तरह से इन्होंने बोला है कि जो लक्षद्वीप है हमारा, लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। उसका सुरक्षा के द्वीप में, सुरक्षा के दृष्टिकोण से रणनीतिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान का वहाँ पर ऊपर जाएंगे तो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के पास चीन अपना बंदरगाह और सैन्य अड्डा वगैरह बना रहा है। तो हम अगर लक्षद्वीप को एक सैन्य बेस के रूप में और भी ज़्यादा डेवलप कर देंगे तो ये क्या होगा? इस पूरे एरिया को काउंटर करने के लिए हमारे काम आ सकता है। तो इन दो चीज़ों पर ध्यान में रखेंगे। अगले टॉपिक पर चलते अब हम लोग। अगला क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो चीफ हैं वो आए हैं भारत। इनका क्या नाम है? और एक टर्म है जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे बैंड, ये भारत आए हैं। इनका नाम ध्यान में रखिएगा। और एक टर्मिनोलॉजी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ रहा है। क्या है वो टर्मिनोलॉजी? स्नो बॉल इफेक्ट कहा जाता है इसको इकोनॉमी में। स्नो बॉल इफेक्ट क्या होता है? ये स्नोबॉल इफेक्ट का सामना कर रहा है। इन्होंने बोला कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्नोबॉल इफेक्ट का सामना कर रहा है। इसका मतलब होता है, स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब कि ऐसी प्रक्रिया जो समय के साथ बड़ी होती जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे सुधार हुए हैं जिससे लाल फीताशाही कम हुई है और देश में क्या होगा? निवेश काफ़ी ज़्यादा आएगा और जॉब बढ़ेगा देश में। कि इन्होंने बोला है ये चीज़ भाई, इन्होंने बोला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने बोला है। समझ में आ गया? इन्होंने डिजिटल क्रांति वगैरह को इन्होंने इसमें मददगार माना है। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब होता है कि जिसमें न केवल निवेश आएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे न केवल निवेश आएगा बल्कि अधिक नौकरियाँ भी पैदा होंगी। दुनिया के बहुत सारे देश रिसेशन में जा रहे हैं, मंदी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन भारत में मंदी की संभावना 0% दर्शाया गया है बहुत सारे वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रेसिडेंट कौन है ये पता चल गया। स्नोबॉल इफेक्ट क्या है ये पता चल गया। ओके, आगे बढ़ें। अगला कोई न्यूज़ नहीं है, आज यहीं तक था। न्यूज़ समाप्त हो गया। बहुत सारे न्यूज़ हमने डिस्कस किए, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी मैंने बताई, उसको नोट कीजिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।